Now we will study about impulsive and non-impulsive forces. इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए जैसे मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लो एक बॉल को हमने ग्राउंड पर कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसको ड्रॉप किया, उस इंस्टेंट पर ड्रॉप करते ही इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन से सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम लोग एयर का फोर्स तो निगलेक्ट करके चलते हैं। तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दूसरी बात ये पूछूं कि अच्छा इसको ड्रॉप किया, उस इंस्टेंट के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम सब जानते हैं कि आंसर इज 0। ड्रॉप किया इसका मतलब है आपने प्रोजेक्ट किया, उसको थ्रो तो किया नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है कि देखो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ड्रॉप करने के जस्ट अगले इंस्टेंट पे पूछूं तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई होगी। वेलोसिटी 0 थी, बाद में चेंज होगी, गिरेगा वो, बट उस इंस्टेंट पे अचानक से नहीं चेंज होगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सडनली इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज नहीं लाता है। आपने ड्रॉप किया, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसके बावजूद जस्ट अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 ही है। अच्छा, उसके बाद ये मान लो बॉल हिट कर देती है ग्राउंड को, और हिट करने से जस्ट पहले इस बॉल की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और हिट करने के दौरान जितनी देर के लिए वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है वो बॉल, वो टाइम ड्यूरेशन तो बहुत ही कम होगा, लेकिन हिट करने से जस्ट पहले वेलोसिटी इस तरफ है और हिट करने के जस्ट बाद वेलोसिटी इस तरफ होगी। दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, ऊपर। और ये प्रोसेस जो है, वेलोसिटी पूरी रिवर्स हो गई डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया होगा, बट ये हुआ कितना, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में हो गया, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, है ना। तो यहां पर कौन सा फोर्स लगा जब उसने ग्राउंड को हिट किया, और वो फोर्स था नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा था, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो अब यहां पे तुमसे मैं वही क्वेश्चंस पूछूं कि कोलिजन के दौरान इस बॉल पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एंड एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ग्राउंड का। और कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में, एकदम एक इंस्टेंट जस्ट पहले और जस्ट बाद में देखें तो वेलोसिटी की पूरी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, मतलब मोमेंटम में चेंज आ गया। तो अब यहां पर दोनों जो सिचुएशंस बताई, एक तो यहां पर ड्रॉप करने वाले इंस्टेंट पर और एक हिट करने वाले इंस्टेंट पर ग्राउंड पर, इनमें क्या डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था, फोर्स तो यहां पे भी लग रहा था उसके ऊपर, बट वो फोर्स मोमेंटम में सडन चेंज नहीं ला पा रहा था, उसके जस्ट अगले इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी 0 ही थी, है ना। जबकि यहां पर नॉर्मल फोर्स जो लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी लग रहा है, बट जो नॉर्मल फोर्स लगा उसने क्या किया, इस बॉल के मोमेंटम में सडन चेंज ला दिया। करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, और ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ग्राउंड से कोलिजन के दौरान, ये नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव फोर्स है। अब अपन इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऑफिशियल डेफिनेशन अपन लिख लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ नॉन इम्पल्सिव है, नॉर्मल इम्पल्सिव है। नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस और इम्पल्सिव फोर्सेस में मेन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इम्पल्सिव फोर्सेस जो होते हैं इनका क्या मैग्नीट्यूड रिलेटिवली काफी ज्यादा होता है, रिलेटिवली मतलब बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में अगर देखें तो इम्पल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड काफी कम ड्यूरेशन के लिए अचानक से काफी ज्यादा होता है, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अचानक से बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड लगता है, और इसीलिए ये फोर्सेस मोमेंटम में सडन चेंज ला सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस जो होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता अचानक से, और इसलिए वो मोमेंटम में सडन चेंज नहीं ला सकते। मोमेंटम में चेंज लाएंगे विथ टाइम, ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। आप सडनली नहीं बोल सकते कि एक इंस्टेंट पहले और एक इंस्टेंट बाद में मोमेंटम में कुछ चेंज ला दिया उसने, जैसा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस केस में कांस्टेंट है, वो अपना मैग्नीट्यूड अचानक से बढ़ा ही नहीं सकता, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है वो फिक्स है, तो वो फिक्स है तो उसके कारण एक्सेलरेशन फिक्स होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करने में, इंस्टेंटली चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ये मेन फर्क है इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्सेस में। ठीक है, लिख लेते हैं अपन।
impulsive forces. They have relatively large magnitude for relatively short period of time. ठीक है, तो ये बेसिक इंपल्सिव फोर्सेस की डेफिनेशन हो गई, और जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हो गए, उनकी अलग से डेफिनेशन हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन लिख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। First, impulsive forces can bring sudden change in linear momentum। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इंपल्सिव फोर्सेस जो है वो सडन मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपन लिख लेंगे। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल तो दे ही दिया, वैसे ही स्प्रिंग फोर्स भी होता है ना। स्प्रिंग फोर्स भी एक्चुअली सडनली मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकता, क्योंकि वो अपना मैग्नीट्यूड अचानक से नहीं बढ़ा सकता, उसमें एक्सटेंशन बढ़ेगा जिसमें टाइम लगेगा, तभी वो अपना मैग्नीट्यूड, एक्सटेंशन बढ़े या कंप्रेशन बढ़े, तभी वो अपने मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का उसको बढ़ा सकता है, और उसमें टाइम लगता है। तो सडनली नहीं बढ़ा सकता, सडनली कम जरूर हो सकता है। आप स्प्रिंग को कट कर दो तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो हो जाएगा, बट अगर आप फोर्स जीरो कर रहे हो तो वो मोमेंटम चेंज कहां से करेगा, है ना। हमने ये थोड़ी लिखा है रिलेटिवली स्मॉल मैग्नीट्यूड, लार्ज चाहिए। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, यू कैन बी श्योर कि वो तो नॉन इंपल्सिव होंगे। ठीक है, अब करते हैं अपन कुछ और बेसिक फोर्सेस जो हमें पता है। टेंशन फोर्स हो गया, जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये तीन और बेसिक फोर्सेस जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो ये तीनों फोर्सेस ना सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, दे कैन बी इंपल्सिव एज वेल एज दे कैन बी नॉन इंपल्सिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड पे एक बॉल को रख दिया अपन ने, बाउंस नहीं कराया, रख दिया और उसको आगे पुश कर दिया, तो जो नॉर्मल लग रहा है ग्राउंड से वो फिक्स वैल्यू का लग रहा है, उसकी वैल्यू ना तो अचानक से बढ़ती है ना कम होती है, ये नॉर्मल फोर्स नॉन इंपल्सिव है। जबकि बॉल को हाइट से गिरा दिया, तो जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो थोड़ी सी देर के लिए वो नॉर्मल लगा, लेकिन काफी ज्यादा लगा, जिससे उसने मोमेंटम की डायरेक्शन ही पूरी चेंज कर दी। तो ये वाला नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव है ना। टेंशन फोर्स की बात करते हैं। टेंशन फोर्स में सपोज हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से, मान लो यहाँ पर एक सीलिंग से, एक स्ट्रिंग से एक बॉल को लटका दिया, मैंने बॉल को थोड़ा ऊपर करके पकड़ा जिससे कि स्ट्रिंग स्लैक रहे। अब मैंने उस बॉल को क्या किया, छोड़ दिया अचानक से, तो बॉल गिरेगी जब तक कि स्ट्रिंग पूरी सीधी नहीं हो जाती, और जैसे ही स्ट्रिंग सीधी होगी बॉल को अचानक से रुकना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो नहीं बढ़ सकती। तो क्या होगा, उस बॉल का मोमेंटम होगा नॉन जीरो कुछ, जब तक कि स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आया, और जैसे ही स्ट्रिंग स्ट्रेट होगी तो अचानक से बॉल का मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो टेंशन फोर्स लगाया स्ट्रिंग ने, उसने बॉल के मोमेंटम में सडन चेंज ला दिया, तो वो टेंशन फोर्स इस केस में क्या है, इंपल्सिव है ना। जबकि अगर मैं मान लो स्ट्रिंग से लटका दूं बॉल को सिंपली, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स mg को बैलेंस करके रखेगा, और टेंशन फोर्स अपनी वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहा, मोमेंटम में भी कोई सडन चेंज नहीं है, इस केस में टेंशन क्या है, नॉन इंपल्सिव है। तो ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन खुद नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, तो जब नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव हो सकता है। अगर नॉर्मल फोर्स ही नॉन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या रहेगा, नॉन इंपल्सिव ही रहेगा। क्लियर है एकदम। तो ये जो नॉर्मल, फ्रिक्शन और टेंशन, ये तीन जो फोर्सेस हैं,
ये तीनों फोर्सेस एक्चुअली इंपल्सिव भी हो सकते हैं, नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अब इसको लिख लेते हैं अपन इन पॉइंट्स को. Gravitational and spring force are always non-impulsive. Third, normal friction and tension force can be impulsive as well as non-impulsive. It depends on the situation. Fourth point, during collision, जैसा कि एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लिया था, normal force on the colliding surface is impulsive. कोलाइडिंग सरफेस पर इंपल्सिव होगा नॉर्मल. ठीक है, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और भी हो. ठीक है, कोई और सिस्टम दिया हो, तो जिस सरफेस पर कोलिजन हो रहा है उस सरफेस पर लगने वाला नॉर्मल तो डेफिनेटली इंपल्सिव होगा. एंड फिफ्थ पॉइंट, फ्रिक्शन force can only be impulsive when normal force on that surface is impulsive. फ्रिक्शन फोर्स तभी इंपल्सिव हो सकता है जब उस सरफेस पर जो नॉर्मल है वो इंपल्सिव हो. इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान दो कि यहां पर कैन ओनली बी इंपल्सिव लिखा है, ना कि विल बी इंपल्सिव. इवन दो अगर सरफेस पर नॉर्मल जो है वो इंपल्सिव है तो भी हो सकता है फ्रिक्शन इंपल्सिव ना हो, है ना. जरूरी नहीं है कि नॉर्मल इंपल्सिव हो गया तो फ्रिक्शन हो ही जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी. मान लो ये सरफेस रफ है, मैंने बॉल को वर्टिकली ड्रॉप किया, कोलाइडिंग सरफेस पर नॉर्मल इंपल्सिव हो गया, है ना. लेकिन क्योंकि ये बॉडी और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही, वो तो वर्टिकली गिर के वर्टिकली ऊपर उठेगा, तो नॉर्मल यहां पर इंपल्सिव है, उसके बावजूद फ्रिक्शन लगा ही नहीं. फ्रिक्शन पहले भी जीरो था और कोलाइड करते समय भी जीरो ही रहेगा, तो फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं हुआ. जबकि अगर मैंने किसी एंगल पे उसको हिट कराया होता तो कोलाइडिंग सरफेस पर नॉर्मल इंपल्सिव होता, और क्योंकि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इधर भी होता तो फ्रिक्शन लगता और वो फ्रिक्शन इंपल्सिव होता, है ना. तो फ्रिक्शन फोर्स कैन ओनली बी इंपल्सिव व्हेन नॉर्मल फोर्स इज इंपल्सिव ऑन दैट सरफेस जिस पे फ्रिक्शन की बात हो रही है. इस पॉइंट को क्लियर रखना अपने दिमाग में कि दिस डज नॉट मीन कि फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा ही, आपको चेक करना पड़ेगा. ओके, तो ये बेसिक्स थे related to impulsive and non-impulsive forces. Okay.